आ गई तो वो पिंपल्स के प्रॉब्लम जो है समर में बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि आपके खाने पीने में ऐसी चीज़ें ना हो जिससे ऑयल जो है ज़्यादा शरीर में क्रिएट हो। और एलोवेरा है, ब्राह्मी है, आंवला है, इसका आप इंटरनल प्रयोग कर ही सकते हैं जो पित्त को बैलेंस करता है। और दूसरा, त्वचा को साफ करने के लिए कुछ ऐसे तत्वों का आप प्रयोग में लाइए जैसे कि चिकपी फ्लावर है या मुल्तानी मिट्टी है, ताकि उसमें क्या होता है कि यह ऑयल जो है एब्सॉर्ब करने की शक्ति होती है। सिंपल टी ट्री का जो प्रोडक्ट्स होते हैं नॉर्मली हमने देखा है कि ऑयल कंट्रोल बहुत ही अच्छी तरह से, फेस वॉश वगैरह जो होते हैं हमारे पास काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इस तरह से जो उनको पिंपल्स आते हैं वो आपका समर में आप उसका केयर कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है विटामिन सी, जो शरीर में कई प्रॉब्लम्स के लिए आपका कारणीभूत हो सकता है। खास करके मैं कहती हूँ जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं और जिनको कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज़्यादा हाई होगा, उनके लिए बैड कोलेस्ट्रॉल एक्सेस होके जब हार्ट के ब्लड वेसल्स में ब्लॉक वगैरह करता है, तो वहाँ हम कहते हैं कि विटामिन सी से भरपूर जब खाद्य पदार्थ उनके खाने में आते हैं तो वो विटामिन सी जो है न कि सिर्फ उनके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, बट आपके शरीर के अंदर अगर एक्सेस चिकनाहट है, बहुत ज़्यादा फैट आपका बॉडी में जमा हो रहा है, तो उसके लिए भी वो विटामिन सी आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरा है कि आपकी अगर इम्यूनिटी लो है, तो लो इम्यूनिटी के लोगों के लिए हम कहते हैं कि आपको विटामिन सी से भरपूर खाने पीने के पदार्थ लेने चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति जो है वो आपकी अच्छी तरह से बढ़े। दूसरा है कि अगर आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स आपको चाहिए, एजिंग जैसे ही शुरू हो जाती है, उसके लिए हम कहते हैं कि विटामिन सी आपको लेना चाहिए, क्योंकि यही विटामिन सी जो है, मेरे कई प्रोग्राम इसके पहले आपने अगर फ्रूट्स के ऊपर सुने होंगे तो मैं वहाँ भी कह रही थी कि आपको ये फलाना फ्रूट लेना चाहिए क्योंकि ये अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि विटामिन सी से आपके बोन्स के लिए भी बहुत ही अच्छी हेल्प हो जाती है। और ये विटामिन सी आपको कई खाने पीने के जो पदार्थ होते हैं उसके थ्रू आसानी से मिल जाता है, और उसको अगर आप बैलेंस तौर पर आप बॉडी में लेंगे तो आपकी आगे की जो ज़िंदगी है वो तो अच्छी जाएगी जाएगी। और एग्जिस्टिंग अगर कुछ बीमारियां आपको है, सिंपली अगर आपको कफ, कोल्ड, कंजेशन, साइनस प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको विटामिन सी की ज़रूरत है। वो आपको रेगुलरली लेने के लिए डॉक्टर्स भी कहते हैं, तो हम भी आपको यही बातें कहते हैं कि इस तरह से आप अगर ये विटामिन सी नेचुरल तौर पे खाने के थ्रू आप लेते हो तो वो आपको अच्छी तरह से नेचुरली बॉडी में एब्सॉर्ब भी होगा, लाइटनेस भी बॉडी में लाएगा और उसका असरदार भी बहुत ही अच्छी तरह से होगा। विटामिन सी से भरपूर आपको जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो ऑरेंजेस हो, लेमन हो या आपका पाइनएप्पल हो, तो इन चीज़ों में आपको फ्रूट्स के थ्रू तो आपको विटामिन सी मिलता ही है। और ये विटामिन सी आपको आयुर्वेदिक जो है आंवला जिसे हम कहते हैं, अमलकी जिसे कहते हैं, आंवला के भरपूर प्रयोग से भी आपका विटामिन सी जो है शरीर में अच्छी तरह से आपको मिल ही जाता है। तो आंवला आप आंवला चूर्ण के थ्रू ले सकते हैं, च्यवनप्राश के थ्रू ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं, आंवले की गोलियां ले सकते हैं। तो ये जो आंवला है विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से आपके शरीर में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी आपको लाएगा, और आपके अगर एग्जिस्टिंग आपको कैंसर हो चुका है या कैंसर के बाद भी विटामिन सी का भरपूर प्रयोग करना वाजबी होता है। अब आपको पता कैसे चले कि आपके शरीर में विटामिन सी कम हो गया है? अगर आपके दांतों में से खून आ रहा है जिसे हम स्कर्वी कहते हैं, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी विटामिन सी डेफिशिएंसी तो नहीं हो चुकी है। अगर आपको बहुत जल्दी सनबर्न हो रहा है, आपकी कोई जख्म ऐसी शरीर में है जो जल्दी से हीलिंग नहीं होती है, तो वो भी आपको बताएगा कि आपका विटामिन सी जो है वो आपका लो हो चुका है। जॉइंट्स में आपके पेन होने लग गया है, एनर्जी लेवल कम हो रही है, बार बार सर्दी खांसी बुखार आपका आ रहा है, आपकी इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति आपकी कम हो रही है, तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई हो। तो उस तरह से आप डाइट के मार्फत आप विटामिन सी का या आयुर्वेदिक हर्ब्स जो होते हैं उसका प्रयोग करके आप विटामिन सी शरीर में ले सकते हैं। इंसान के शरीर में बोन्स का
हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सभी जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम काम काज करते हैं, जब तक आपके बोन में स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है, तब तक आपका शरीर जो है बहुत ही हट्टा कट्टा अच्छा मजबूती से चलता है। आपने देखा होगा जैसे ही एजिंग हो जाती है 50-60 के बाद, बोन्स जो है, हड्डियां जो है जवाब देना शुरू कर देती हैं, और ऐसे में अपने को अलग अलग कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती है। और ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? अगर आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी अगर भरपूर मात्रा में बॉडी में नहीं है, तो आप खाने पीने के थ्रू कितना भी कैल्शियम, दूध और अंडे या कोई भी खाने के अच्छी अच्छी चीज़ें आप कैल्शियम से रिच लेते होंगे, वो आपका कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होगा, फॉस्फोरस आपका एब्सॉर्ब नहीं होगा, अगर आपका विटामिन डी जो है वो आपका अच्छी तरह से बॉडी में नहीं है। और ये विटामिन डी आपको सनलाइट के थ्रू मिल सकता है। और सिंपल, अगर आप जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट होती है, उसमें अगर थोड़ा वक्त आप बैठते हो, तो बॉडी के अंदर विटामिन डी ऑटोमेटिकली आपका अच्छी तरह से क्रिएट हो जाता है, और ये विटामिन डी आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। इंडिया में तो बहुत ही रेगुलरली हम सुनते थे रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होता है, लेकिन यहाँ हालांकि इतनी बुरी तरीक़े से विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं आती है। तो आप अगर विटामिन डी बराबर लेते हो, सिंपल सन रेज जो होती हैं अर्ली मॉर्निंग की, उसमें हम आप थोड़ी देर बैठते हो, तो आपके शरीर के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से ये कैल्शियम जो आप आपके खाने के थ्रू ले रहे हो या सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हो, तो वो एब्सॉर्ब करने के लिए आपको सहायता करेगा। कई आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं जिसको हम रेगुलरली अश्वगंधा हो, अर्जुना हो, इनका इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपके बोन्स जो हैं वो आपके रीऑस्टियो के तौर पर, हम उसका रिजुविनेशन के तौर पर उसका इस्तेमाल होता है, कि ताकि आपके बॉडी में उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाई दे। तो ये विटामिन डी आपको इस तरह से नेचुरल तौर पर बॉडी में मिल सकता है। जिन्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसीज हैं या कैल्शियम डेफिशिएंसीज होने की वजह से बोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, उनके लिए कहती हूँ कुछ सीड्स हैं, जो बीज जिसे हम कहते हैं, आसानी से आपको मिल जाते हैं, उसका आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। LSA आपने सुना होगा, जिसमें लिनसीड होते हैं, सनफ्लावर सीड होते हैं, आलमंड सीड होते हैं, इसका आप प्रयोग कर सकते हो। या सिंपल सनफ्लावर सीड्स का आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। पंपकिन सीड्स आप लीजिए। आपके सिंपल ब्रेकफास्ट जब आप करते हो, उसमें थोड़ा आप सोक सीड्स जो होते हैं रात भर सोक करके फिर दूसरे दिन जब आप इसका इस्तेमाल करते हो, तो देखा गया है कि आपके बोन्स के अंदर बहुत ही अच्छा फर्क होता है। तो इनका आप रेगुलर प्रयोग कर सकते हैं। कैरेट्स, अल्फाल्फा, अवाकाडो, ये जो लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ, इसका तो आप प्रयोग कर ही सकते हो, लेकिन डेली अगर आप सनलाइट से बराबर शरीर को थोड़ा फ्यू मिनट्स आप बॉडी पे देते हो, अर्ली मॉर्निंग के सनलाइट, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। एक पेशेंट का ईमेल आया था और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम उनको है, नींद ना आने की बीमारी। मेरे ख्याल से सभी को ये प्रॉब्लम होता रहता है। और इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि प्रिया जी मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती है, और उनकी उम्र लगभग 45 to 48 ईयर्स है, और उनका कहना है कि ये जो नींद ना आने का मेरा प्रॉब्लम है लगभग लास्ट 2-3 साल से चल रहा है, और क्या आयुर्वेद में इसके लिए मेडिसिन्स है, और क्या ये प्रॉब्लम मेरा हमेशा ही रहेगा। क्योंकि उन्होंने ये लिखा है कि एक तो रात को नींद नहीं आती है, और मॉर्निंग में सुबह उठ के अपना रेगुलर रूटीन करने घर से निकल पड़ते हैं, पूरा दिन टायर्ड, और अपना रेगुलर रूटीन करने के बाद वापस शाम को घर पे आने के बाद कामकाज करने के बाद रात को नींद नहीं आना, और सुबह उठ के फिर से रूटीन चालू रखना, ये जो लाइफस्टाइल उनकी है उसकी वजह से उन्हें आजकल बॉडी पेन्स भी, बहुत मस्कुलर पेन्स भी हो रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन ये था कि आयुर्वेद में क्या इंसोम्निया यानी नींद न आना, निद्रा नाश जिसे हम कहते हैं, उसमें कोई उपाय है। ये बीमारी तो बहुत कॉमन होती है। कई बार लोगों को स्ट्रेस की वजह से अधिक जो दिमाग के अंदर एंग्जाइटी, वरीज, टेंशन चालू रहते हैं, सोचने की जो बीमारी होती है उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। देखना ये पड़ता है कि इनको नींद क्यों नहीं आ रही है। नींद ना आने का रीज़न एक हार्मोनल थिंग्स भी हो सकता है, कुछ दवाइयाँ बॉडी में जाती है उसकी वजह से भी हो सकता है, और ख़ास करके जो विचारों की दिन भर की चलती रहती है वाता जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये जो नींद ना आना, निद्रानाश जो है
वाता इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। तो इसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो कार्य करती है और साथ में डाइट लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ता है। मैं कुछ टिप्स बताती हूँ, वो आप करके देखिएगा कि कई बार ये छोटी छोटी बातें ही आप अगर चेंज करते हैं तो उससे भी आपका नींद का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। इंसोम्निया, निद्रानाश में खास करके आपको सांझ को लेट नाइट डिनर्स नहीं करने चाहिए और सोने से पहले 1 कप दूध के अंदर अगर आपके पास ब्राह्मी घृत है, ब्राह्मी घी है, तो 1 टीस्पून ब्राह्मी घी डाल के आप ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छी नींद आएगी। दूसरा, अगर खुरासनी ओवा आपने सुना होगा, ये एक टाइप का जीरे के जैसा ही काले कलर का खुरासनी ओवा आपको ग्रोसरी शॉप्स में मिलेगा, उसको भी आ ले सकते हैं। या शाहजीरा जो होता है, शाहजीरे को भी आप थोड़ा सा भून के रख सकते हैं और 1/2 टीस्पून उसको गर्म दूध के साथ में या गर्म पानी के साथ आप फक के देख सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। ब्राह्मी, अश्वगंधा, दशमूल जैसे जो वाता बैलेंसिंग दवाइयाँ होती है वो तो हम रेकमेंड करते ही हैं, लेकिन कई बार सिंपल चीज़ें जैसे तिल के तेल से जब आप मसाज करते हो, सिसमी ऑयल से मसाज करते हो, उससे भी बहुत अच्छा वाता बैलेंस होता है, वो भी आपको नींद दे सकता है। और दूसरा, भृंगराज का जो तेल होता है वो सिर में डाल सकते हैं। भृंगराज से तेल से भी मन शांति अच्छी मिलती है और आपको बहुत अच्छी नींद आ सकती है। ये एक दूसरा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि डिप्रेशन की, ये एक लड़का है लगभग 27 ईयर्स का और डिप्रेशन की दवाइयाँ लगभग लास्ट 4-5 साल से रेगुलरली ले रहा है और उसकी वजह से उसका वज़न भी बहुत बढ़ गया है और शरीर में सुस्ती रहती है और कामकाज करने का मन नहीं करता है और हमेशा ही ये डिप्रेशन की दवाइयाँ जो है बॉडी के अंदर स्लो मेटाबॉलिज्म कर रही है उसको। तो उसका कहना ये है कि क्या प्रिया जी, ये डिप्रेशन की दवाइयाँ मैं विड्रॉ कर सकता हूँ? आयुर्वेद में ऐसी कोई दवाइयाँ हैं जो डिप्रेशन को ठीक कर सकती है? आयुर्वेद उसके बारे में क्या उसे सलाह दे सकता है? तो उनका ये जो ईमेल है, एक तो एज रिलेटेड जो डिप्रेशन होता है खास करके यंगस्टर्स में आता है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी कि डिप्रेशन, सैडनेस, दुखी जो लोग हो जाते हैं और उसमें साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, मानसिक तनाव, कई पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, यहाँ स्टडी का प्रेशर भी हो सकता है। तो डिप्रेशन जब आप कोई दवाइयाँ खा रहे हो तो उसकी विड्रॉल करने के लिए तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन लगे हाथ साथ में आप कुछ आयुर्वेदिक जो मानसिक हर्ब्स होते हैं जिसे हम खास करके बुद्धि के लिए दिए जाते हैं, आपके मन की शांति के लिए दिए जाते हैं, ऐसे जो अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी जैसे जो दवाइयाँ होती है वो आपको रेकमेंड कर सकते हैं कि आप साथ में लीजिएगा और फिर धीरे धीरे साथ में आप मेडिटेशंस है, शिरोधारा है, ये प्राणायाम है, ये सब जो अच्छी चीज़ें होती है वो भी कीजिएगा। और पॉजिटिविटी इंक्रीज करने के लिए काउंसलिंग सेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं कि वैदिक काउंसलिंग अगर आप करते हैं तो ये जो डिप्रेशन का रूट प्रॉब्लम है उस तक आप जा सकते हैं। और उसके बाद में जो दवाइयाँ अगर आप साथ में कुछ ले रहे होंगे जिसके आपके बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर्स के सलाह से स्लोली उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन इट हैज़ टू बी वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड कि आप कौन सी दवाई खा रहे हो और उसके इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स, विड्रॉल किस तरह से आप उसको करना चाहते हैं। तो डिप्रेशन के लिए मैं तो कहूँ आप मनोबल जो होता है उसको बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक हर्ब्स और डाइट और लाइफस्टाइल सब चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। ये अबाउट 55 ईयर्स ओल्ड लेडी है, महिला है और इंडियन महिला है ये, और इन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि उनको काफ़ी टाइम से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल के कुछ मेडिसिन्स भी खा रहे हैं, फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल जो है बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता है और ये हाई कोलेस्ट्रॉल जो है आजकल उन्हें ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत ला रहा है और आगे चल के कई कार्डियक रिस्क वगैरह डॉक्टर्स ने उनको कही है। तो उनका कहना है कि क्या कोलेस्ट्रॉल के लिए आयुर्वेदिक रेमेडीज़ है। उनका एक और क्वेश्चन है कि क्या ये कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ मुझे लॉन्ग टर्म लेनी पड़ेगी और इसकी कॉस्ट जो है अगर बहुत ज़्यादा है तो उन्हें पहले ही जानना चाहते हैं ताकि ये लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटमेंट जो है क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर तो मेरे ख्याल से कई प्रोग्राम मैंने दिए हुए हैं और सभी को पता है कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक ऐसा शरीर के अंदर फैटी टिश्यू होती है या फैट होता है जो शरीर के अंदर कई बीमारियां ला सकता है और कार्डियक रिस्क तो लाता ही है। तो कोलेस्ट्रॉल में
गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल देखना पड़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स है, एलडीएल है कि एचडीएल है, उनका सब उनके जो रेशोज़ है वो देखने पड़ेंगे इन जनरल। लेकिन इनका मेरे अंदाज से इनका कहना ये होगा कि एलडीएल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो उनका बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से कुछ दवाइयाँ वो खा रहे हैं, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं कि क्या आयुर्वेदिक डाइट, लाइफस्टाइल दवाइयाँ उनको कार्य करेगी। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर मेरे ख्याल से घरेलू इलाज तो सभी को पता है, मेथी, गार्लिक वगैरह बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ब्लैक पेपर, जिंजर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फैट टिश्यूज़ को डिज़ोल्व करने के लिए, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए सहायता करता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई है तो ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आप डाइट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना आप ऑयली, फ्राइड, बाहर के टेक अवेज खाए जाते हैं, जितने फूड जो है गुरमेट होगा तो उसमें नेचुरली फैट जो है एक्स्ट्रा होगा। तो ऐसे पेशेंट्स को खास करके हम जूस थेरेपी पे डालते हैं कि कुछ ऐसे जूस होते हैं जैसे करेला वगैरह हैं, जो कड़वे जूस होते हैं, जो चिकनाहट शरीर में से निकालने के लिए सहायता करती है। तो उसमें आप 30 डेज़ 90 डेज़ का कुछ प्रोग्राम आपका प्लान कर सकते हैं। और उसके साथ में जैसे कुछ दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, कुछ खाने पीने के पदार्थ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है। और उसमें कॉमीफोरा मुकुल, शुद्ध गुग्गुल जैसी कई दवाइयाँ होती है जो आप डॉक्टर की सलाह से ले ही सकते हैं। आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ है और हमने कई पेशेंट्स को सक्सेसफुली कुछ प्रोग्राम्स डाइट, लाइफस्टाइल के साथ में दवाइयाँ दी है। उसमें लीवर मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर के थ्रू होता है। तो लीवर को भी देखना पड़ता है कि इनका डाइट, लाइफस्टाइल क्या है, क्या इनका अल्कोहल की मात्रा अधिक जा रही है, ये सब पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बोल रहे हैं, तो हालांकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ थोड़ी महंगी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म लगभग 6 से 9 महीना तक ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। उसके बाद अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल आप रेगुलर रखते हैं तो आपका ये कोलेस्ट्रॉल का जो प्रॉब्लम है वो आप कंट्रोल पूरी तरह से कर ही सकते हैं। आजकल के भागम भाग की ज़िंदगी में मेरे ख्याल से ये एक ईमेल जो मेरे पास अभी आया हुआ है, वैसे ईमेल्स रेगुलरली आते रहते हैं। हर दूसरे दिन मेरे को एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग पूछते हैं, और वो है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ के ऊपर जितने भी सवाल जवाब किए जाए उतने कम होते हैं, और आप जितना डायबिटीज़ के ऊपर केयर करते हैं उतना डायबिटीज़ कंट्रोल में आता है। ये मेरा इन ऑल अभी तक का एक्सपीरियंस है। ये एक पेशेंट है जो डायबिटीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं। शी इज़ ओनली 36-37, लेकिन इन्होंने लास्ट 3 साल के अंदर 15 to 18 kg वज़न बढ़ाया हुआ है। और उनका कहना यह है कि ये एक्स्ट्रा वज़न की वजह से उन्हें डायबिटीज़ हुआ है। और उन क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या डायबिटीज़ हेरिडिटरी होता है? मेरी मॉम को भी था, मेरे डैड को भी था, मेरे भाइयों को भी है, और मुझे भी अब डायबिटीज़ आया है और मुझे इसी के साथ ज़िंदगी जीनी पड़ेगी क्या? उनका ये सवाल है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये डायबिटीज़ सिर्फ बिकॉज उनके माँ बाप को था, भाई को था और उनको आया हुआ है, तो और उनको इसी के सहारे अभी ज़िंदगी भर उनको ये डायबिटीज़ को संभालना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर होगा, लेकिन साथ में ये देखना पड़ता है कि ओवरऑल फैमिली में या बचपन से लेके हम जो कुछ डाइट, लाइफस्टाइल करते हैं एक पर्टिकुलर घर के अंदर, वही लॉन्ग टर्म चालू रहता है। और इन्होंने खुद ही कहा है कि 3 साल के अंदर उनका इतना वज़न बढ़ गया है। तो इतना हेवी अगर जब सडनली वज़न आपके बॉडी में आ जाता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जैसे हम कहते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो जितना अधिक सुख शरीर में, प्रॉस्पेरिटी जितनी आती है, वो अगर आप शरीर पे लाने की कोशिश करते हैं कि अधिक मात्रा में खाना पीना, खूब मज़े से खाओ और आराम करो, तो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है उसकी वजह से डायबिटीज़ आता है। इसलिए आयुर्वेद में कहते हैं कि ये धनाढ्य जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं उन्हीं को डायबिटीज़ आता है, क्योंकि एक्सेस जो खाना पीना है वो और एक्सरसाइज न करना, उसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और ये स्लो मेटाबॉलिज्म हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ की तरफ आपकी बॉडी को ले जाए। तो इनका डायबिटीज़ के लिए सॉल्यूशन सबसे पहले ये रहेगा कि पहले तो इनको अपना खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और लगे हाथ आयुर्वेद में डायबिटीज़ की कुछ रेमेडीज सक्सेसफुली कुछ आप बता सकते हो जिससे मुझे 100% डायबिटीज़ क्योर हो सकता है क्या? ये उनका क्वेश्चन था। हम हमेशा कहते हैं कि डायबिटीज़ 100% क्योर होने के बजाय आप ऐसे करो कि डायबिटीज़ 100% कंट्रोल में हो सकता है क्या?
यस, अगर आप अच्छी तरह से अपना ख्याल रखेंगे और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो हमने देखा हुआ है 22 ईयर्स के प्रैक्टिस में आप रेगुलरली लेते रहते हो, या उसको ध्यान में रख के आप बीच बीच में लेके छोड़ भी सकते हैं, और अपनी शुगर को अगर मॉनिटर करते हैं तो ये जो डायबिटीज़ जिसे हम मधुमेह कहते हैं, तो ये मधुमेह आपका कंट्रोल में रह सकता है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है कड़वा टेस्ट जो होता है उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। कुछ कड़वी चीज़ें होती हैं जो जैसे नीम है, चिरायता है, इंद्रजव है, उसको तो लेना ही पड़ता है। साथ में आप जामुन की गुठली, करेला वगैरह सभी को पता है उसमें सहायता करते ही है। आम की गुठली भी उसमें सहायता करती है। आयुर्वेदिक कई प्रोडक्ट्स आजकल हमने रिसर्च किए हुए हैं जो शुगर को लो करने के लिए सहायता करते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, वज़न कम करते हैं। उसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। एक और कॉमन क्वेश्चन हमेशा ही आता है और लोग मुझे रेगुलरली ईमेल्स करते रहते हैं, क्योंकि आजकल डिटॉक्स का मार्केट है और हर कोई डिटॉक्स करना चाहता है। तो इनका क्वेश्चन ये था कि उनके किसी फ्रेंड ने उनको कुछ सलाह किया था कि ये डिटॉक्स, फलाना डिटॉक्स आप करके देखिएगा, उससे आपको इस तरह से फ़ायदा होगा। तो उनका क्वेश्चन मेरे पास ये है कि क्या आयुर्वेदिक डिटॉक्स होता है, आयुर्वेद डिटॉक्स को सपोर्ट करता है, और व्यक्ति को डिटॉक्स कब करना चाहिए, और डिटॉक्स हेल्पफुल होता है कि नहीं। और ये जो पर्टिकुलर लेडी हैं अबाउट 47 ईयर्स की हैं और इनका वेट भी काफ़ी हाई है और डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बॉडी में है, और ब्लड प्रेशर बीच बीच में इन्होंने कहा कि मुझे हाई हो जाता है। और अब ये डिटॉक्स के बारे में कुछ रीडिंग कर रही थी तो उनको ख्याल आया कि प्रिया जी से पूछ लिया जाए कि क्या ये डिटॉक्स जो है शरीर के लिए हेल्पफुल होता है, और आयुर्वेद कितना डिटॉक्स को सपोर्ट करता है। मेरे ख्याल से डिटॉक्स के ऊपर मैं रेगुलरली बातें करती रहती हूँ, और आयुर्वेदिक डिटॉक्स जो है उसे हम पंचकर्मा कहते हैं। और ये पंचकर्मा जो है और कुछ नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन करने की ही एक कंप्लीट प्रक्रिया है जो इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर प्लान की जाती है। क्योंकि जनरलाइज डिटॉक्स जो मार्केट में मिलते हैं, जो पैकेट्स होते हैं, लोग लेके आते हैं, और उसके बारे में मैं कुछ पॉजिटिव निगेटिव बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इन्होंने कहा कि इनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से बॉडी पे, कौन से काल में, मतलब कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, ठंड है, समर है, कौन से जगह पे आप हो, और आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपके बॉडी में एग्जिस्टिंग इम्बैलेंस क्या चल रहे हैं, आपका डाइटरी हैबिट्स क्या है, सभी चीज़ को इंडिविजुअली एनालाइज किया जाता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति में किस तरह से डिटॉक्स अचीव किया जा सकता है। क्योंकि डिटॉक्स जब करते हैं तो टॉक्सिन्स को कोलॉन्स में लाया जाता है, और फिर कोलॉन्स के मार्फत लूज मोशंस की दवाइयाँ या उल्टी के मार्फत वमन जिसे हम कहते हैं वो, या एनिमाज वगैरह होते हैं। ये पर्टिकुलर पूरा पंचकर्मा जो होता है वो इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर प्लान किया जाता है, इसलिए वो वेरीड होता है, हर बॉडी में अलग अलग होता है। तो येस, आयुर्वेदा डेफिनेटली डिटॉक्स को रेकमेंड करता है, लेकिन वो हमेशा इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर प्लान करके लेना चाहिए, ताकि वो जो कुछ 15 डेज़, 30 डेज़, 90 डेज़ आप अपने आप को कमिट करते हो, तो उसमें डाइट, लाइफस्टाइल सभी चीज़ को आप ध्यान रख के जब आप डिटॉक्स करोगे तो इट डेफिनेटली वर्क्स ऑन द बॉडी। आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को बहुत ध्यान से अपना केयर करना ही चाहिए। ये एक पेशेंट है जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का काफ़ी हाई पर्सनालिटी है, और बहुत बिजी लाइफ तो इनकी रहती है। और इसके साथ में इन्होंने एक ईमेल लिखा हुआ है कि प्रिया जी, मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, और इन्होंने स्ट्रेस टेस्ट वगैरह सब कुछ करके देख लिया, और इनके सभी ब्लड टेस्ट वगैरह भी हो गए हैं, और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हायर साइड पे है, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं किसी हाल में एलोपैथी दवाइयाँ नहीं लेना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई से ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहता हूँ, कि क्या ये पॉसिबल है। और अब ये जागे हैं, इनका कहना है कि मैं हर वो डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर करना चाहता हूँ जो मेरे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। तो आयुर्वेद में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हम हमेशा यही कहते हैं कि रिस्क फैक्टर देखना ज़रूरी होता है, कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, और ये बहुत रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, और इनका कहना है कि अगर मैं मॉनिटर करूँगा और देखता रहूँगा कि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, तो आप कुछ दवाइयाँ साथ में देते रहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। इनको हम एक ही सलाह देंगे कि अगर ब्लड प्रेशर आपका बहुत हाई है तो डेफिनेटली अगर ज़रूरत है आपको
कुछ इनिशियल टाइम में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, तो आप ज़रूर एलोपैथी का सहारा ले सकते हैं। और एक बार आपका ब्लड प्रेशर उससे कंट्रोल में आया तो साथ ही साथ आप आयुर्वेद को रख सकते हैं और उसके बाद आप उसको धीरे धीरे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं इमीडिएटली सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों के ऊपर रह के और आपको दिखाई देता है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो रहा है, तो आप सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई पे जा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी होता है मॉनिटर करना। लेकिन अगर आप जब मॉनिटर करेंगे और आप देखते रहेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई है, सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई से इनिशियली आपका अगर कंट्रोल में नहीं होता है, तो यू डेफिनेटली नीड टू टेक अ हेल्प फ्रॉम योर डॉक्टर्स, ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। अभी इनके लिए हम आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बताते हैं कि दवाई के साथ में, क्योंकि इनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, तो इनको डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा ताकि कोलेस्ट्रॉल भी इनका कंट्रोल में रहे। और साथ ही साथ आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप ले सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है और साथ में आपके हार्ट को वगैरह मजबूत करने के लिए, सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए सहायता दे सकती है। उसके साथ में इनको हमने शिरोधाराज भी दिए थे जो माइंड को रिलैक्स करती थी। और मेरे ख्याल से मोर देन मेडिसिन इनका शिरोधारा रिलैक्सेशन के जितने भी टेक्निक्स हमने इनको सिखाए, प्राणायाम सिखाए, उससे इनका ब्लड प्रेशर मैं कह सकती हूँ कि 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर रेगुलरली मॉनिटर होने के बाद आज उनका ठीक भी हो गया है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप कौन सा डाइट, लाइफस्टाइल और जो जो चीज़ें आयुर्वेद में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, रिलैक्सेशन करने के लिए होती है, वो भी साथ में लेनी चाहिए। दवाइयाँ एक सॉल्यूशन होता है, लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन ब्लड प्रेशर के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड प्रेशर के लिए आपको अपने आप को कम्प्लीटली चेंज करना पड़ता है, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है। और साथ में आप सप्लीमेंट्स या आयुर्वेदिक जो हर्ब्स होते हैं उसको आप साथ में एज ए सपोर्ट करके रख सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर रेगुलरली कंट्रोल में आ रहा है। ये एक ईमेल आया हुआ है, एक्चुअली मॉम ने लिखा है। इनका जो बच्चा है लगभग 4-5 साल का है और काफ़ी टाइम से उसको एस्थमा, वीजिंग, ब्रोंकाइटिस रिकरेंटली होता रहता है और डॉक्टर्स से कुछ मेडिसिन उनके चालू ही रहते हैं अप एंड डाउन। और जो न्यूजीलैंड बॉर्न बेबी है और उसको ये जो रेस्पिरेटरी कंजेशन, एस्थमा आप कह सकते हैं, या रिकरेंट जो ब्रोंकाइटिस इनको हो रहा है, तो उसके लिए मॉम का पूछना है कि शी इज़ रियली वरीड कि आगे चल के मेरे बच्चे को एस्थमा का प्रॉब्लम जो है परमानेंटली तो नहीं रहेगा और ये एस्थमा कब तक रहेगा, और क्या इसके लिए आयुर्वेद में कुछ उपाय है और कुछ प्रिकॉशंस आप सजेस्ट कर सकते हो, और क्या आप उस मेरे बेटे का एस्थमा क्योर कर सकते हो, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी क्या, ऐसे सब सवाल हैं। इनके सवालों का जवाब तो एक एक करके देना पड़ेगा। आयुर्वेद में सबसे पहले तो एस्थमा के जो बच्चे होते हैं, न्यूजीलैंड में खास करके जो बच्चे बॉर्न होते हैं, उनके एस्थमा के ऊपर मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप बच्चे को कौन सा दूध पिला रहे हो, और शुरू से ही बच्चे को आपने अगर टीन के डब्बे के दूध जो होते हैं वो पिलाए होंगे तो उसके ऊपर भी बहुत से कुछ बातें हम कर सकते हैं, क्योंकि देखा ये गया है कि जितना ज़्यादा बच्चे को आप नेचुरल सोर्स नहीं देते हो, प्रिजर्वेटिव्स देते हो, तो वो भी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। कई बार दूध की बनाई हुई जो एक्सेस चीज़ें होती है वो भी कंजेशन लाती है। बच्चा 4-5 साल का बच्चा काफ़ी चीज़ें खाने पीने में खा रहा होता है, तो दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, कफ को बनाता है, कंजेशन को बनाता है, तो वो भी बहुत नज़दीकी से देखना पड़ता है कि बच्चे का डाइट, लाइफस्टाइल क्या है। और ठंडी का जो वातावरण न्यूजीलैंड में होता है खास करके विंटर में, तो वो केयरफुली देखना पड़ता है। बच्चे में अगर खाने पीने के पदार्थ में बहुत ज़्यादा स्वीट जो है वो जाता है तो वो भी देखना पड़ता है। और ख़ास करके बच्चों में जब एस्थमा होता है तो आयुर्वेदिक बहुत अच्छी दवाइयाँ, लिक्विड्स कुछ ऐसे होते हैं जो हम बच्चों को देते हैं। तो मैंने अपने 22 ईयर्स के प्रैक्टिस में देखा हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और ये एस्थमा परमानेंटली नहीं रह सकता। अगर आप उसको केयर करोगे, शुरू से ही उसका डाइट, लाइफस्टाइल को बहुत ध्यान से देखोगे, तो बच्चे का ये जो अस्थमा है बड़े होने से पहले ही उसके लंग्स जो है वो रिजुविनेट हो जाएंगे। और कई आयुर्वेदिक चीज़ें जो हम समझाते हैं डाइट, लाइफस्टाइल में, वो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि उसको आप रूटीन में, डेली रूटीन में आप फॉलो कीजिएगा। और आयुर्वेदिक दवाइयों का जब प्रोग्राम अस्थमा के ऐसे बच्चों के लिए आता है
तो वो कई बार 1 से सवा साल तक बच्चे को दवाइयाँ देनी पड़ती है। वही एक सबसे टीडीजेसिक देखा गया है कि प्रॉब्लम होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जब बच्चे में वो दवाइयाँ बार बार आयुर्वेदिक जो हर्बल दवाइयाँ होती है रोज़ वो कुछ बना के पिलाना या कुछ सिरप्स होते हैं वो देना, अगर आप ध्यान से 6 से 8 महीना या 1 साल तक भी देते हो तो ये बच्चे में इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। और सर्वसाधारण घर में तो अलसी, तुलसी, पुदीना, अदरक, ब्लैक पेपर इन्हीं में से बना के भी कुछ चीज़ें होती है होम रेमेडीज़ में, वो भी हम समझाते हैं कि आपको देनी चाहिए। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसका जो डाइट है, क्योंकि वो डाइट के थ्रू ही उसका कफ कंजेशन बन रहा है, उसको ध्यान में देखना पड़ता है। और बाहर से कुछ फोमेंटेशंस जो होते हैं अजवाइन और नमक के पुरचुंडी बांध के जब उसके सेक वगैरह बाहर से किए जाते हैं, यूकैलिप्टस वगैरह की स्टीम वगैरह है उसको, ताकि कंजेशन होने से पहले, बढ़ने से पहले ही उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो एस्थमा इज़ अ वास्ट टॉपिक, तो उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इंडिविजुअल जो पेशेंट है उसको आने के बाद हम एनालाइज करते हैं और फिर आयुर्वेदिक प्रोग्राम जो है वो आपको बना के देते हैं कि इसको आप फॉलो कीजिएगा। जीवन के रंग आयुर्वेद के संग, और हमारे साथ हो जाती हैं डॉक्टर प्रिया पंजाबी। और प्रिया जी हमारे साथ आ जाए। नमस्कार। नमस्ते। प्रिया जी, आप हमेशा टिप्स देती रहती हैं, तो मैंने सोचा कुछ काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं आपसे खुद ही पूछ लूँ। जो फर्टिलिटी के ऊपर आप बात करती हैं मेल इम्पोर्टेंसी या फीमेल के लिए, तो उसमें बताइए बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिले हैं, तो उसका क्या कारण है? देखो, एक तो आयुर्वेद में फर्टिलिटी के ऊपर बहुत अच्छे प्रोग्राम्स और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आते हैं। आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो मेरे ख्याल से हज़ारों सालों से प्रचलित हैं, और फर्टिलिटी एरिया में अगर इंडिविजुअल जो कपल होता है उनमें अगर जब हम एनालाइज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और जब उनकी जो ट्रीटमेंट प्लान बना के देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप मेरे वेबसाइट पे देख ही सकते हैं, और आपने मेरे ख्याल से कई पेशेंट्स भी देखे हैं। हाँ। आपने कई पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल भी लिए। इसका रीज़न ये होता है कि हर व्यक्ति में प्रॉब्लम अलग अलग होता है। तो फर्टिलिटी का जब इनफर्टिलिटी का जब हमारे पास कपल आते हैं तो सबसे पहले देखा ही जाता है कि उनके, जैसे आपने कहा कई बार स्पर्म्स में प्रॉब्लम होता है, स्पर्म काउंट लो होता है या मोटिलिटी स्पर्म्स की लो होती है, तो वो एनालाइज किया जाता है और अकॉर्डिंगली उनको ट्रीटमेंट दी जाती है। और मोस्टली कई बार फीमेल्स में प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है, और वो कॉमन प्रॉब्लम जो मेरे पास खास करके आते हैं वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक तो रीज़न ये होता है कि आयुर्वेदिक डाइट और लाइफस्टाइल से उनकी काफ़ी चेंजेस जो हैं वो बॉडी में हो ही जाते हैं, और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी हैं जो ओव्यूलेशन के लिए बहुत अच्छे सहायता करती है, जिसमें हार्मोनल बैलेंस जो है वो आता है। मेरे पास रिसेंटली एक ऐसी क्लाइंट, मेरे ख्याल से अगर आज वो प्रोग्राम देख रही होगी तो समझ जाएगी कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। प्राइवेसी की वजह से मैं बात नहीं कर सकती। एक ऐसी क्लाइंट थी जो रेगुलरली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स तो मेरे से लेती थी, लेकिन बिकॉज शी इज़ हरसेल्फ इज़ अ सीनियर नर्स इन हॉस्पिटल, तो रेगुलरली ब्लड टेस्ट करती रहती थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ में किस तरह से वो ब्लड लेवल जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन के वगैरह पर्टिकुलर होने चाहिए ताकि वो ओव्यूलेशन वगैरह जो हैं वो उनका सिस्टमेटिकली हो, तो वो बराबर डेट वाइज हम उनका ब्लड टेस्ट करते थे और देखा जाता था कि किस तरह से एग्जैक्टली पर्टिकुलर आयुर्वेदिक दवाई उनके बॉडी के अंदर वो पर्टिकुलर हार्मोन्स जो हैं जो रिक्वायर्ड था हायर लेवल पे ले जाता था। और आज उनके प्रेगनेंसी भी हो गई हैं और बहुत ही खुश हैं। और दिस इज़ अ एब्सोल्युटली साइंटिफिक अप्रोच ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ये पर्टिकुलर पेशेंट ने अपने ऊपर किया। इनफैक्ट हम उनका स्कैन्स वगैरह भी करके देखते थे कि किस तरह से बॉडी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। इट वाज अमेजिंग। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंस रखते हो और आप ट्रस्ट रखते हो तो ज़रूर आप फर्टिलिटी के ऊपर ट्राई करके देखिएगा, आप निराश नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जीवन के रंग आयुर्वेद के संग, और हमारे साथ हो जाती हैं डॉक्टर प्रिया पंजाबी। प्रिया जी आज हमारे स्टूडियो में एक बार से फिर हाजिर खिदमत है। नमस्कार। नमस्ते। तो आप हमेशा किसी ना किसी चीज़ पर टिप्स देती हैं, तो हमारे काफ़ी सारे साथियों ने पूछा, बच्चों ने पूछा, जवानों ने पूछा और बुज़ुर्गों ने बहुत पूछा कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो ये बताइए कि ओल्ड एज में ज़्यादा होती हैं या जो यंग एज में ज़्यादा होती हैं? अर्थराइटिस जो है संधिवात जिसे हम कहते हैं मोस्टली ओल्ड एज लोगों में होता है। आपने कभी बहुत रेयरली सुना होगा कि बच्चों में अर्थराइटिस या ऐसे कुछ प्रॉब्लम है। हाँ। ना यंग एज में रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह आपने सुना होगा। या कई बार मेरे पास एक 16-17 ईयर्स की भी लड़की थी जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस था।
तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है मिडिल एज लोअर एज में, लेकिन खास करके बड़े बूढ़ों में अर्थराइटिस जो बहुत होता है होता है। वो संधिवात की वजह से होता है। संधिवात जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, और इसमें तो आयुर्वेदिक इलाज आप जरूर करके देखिएगा, क्योंकि आयुर्वेद में जॉइंट्स के ऊपर बहुत अच्छे इलाज है। एक्सटर्नल ऑयल्स तो होते ही हैं, दशमूलादि ऑयल हो या महानारायण ऑयल हो या पिंड तैलम तो हो, ये ऑयल जो है ये वाकई काम करते हैं? बहुत अच्छा। एक्सटर्नली आप ये ऑयल्स आप जब आप गर्म करके जॉइंट्स के ऊपर लगाते हैं तो न कि पेन सूजन वगैरह कम होती है, मोटी जो जॉइंट्स की जो मोबिलिटी होती है उसके लिए भी अच्छा सहायता करता है, क्योंकि वाता जो है, वायु जो है, ऑयल्स जो है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और वेरी गुड रिजल्ट आता है। लेकिन इंटरनल मेडिसिन जो है खास करके बड़े बूढ़ों में कुछ वाता के, संधिवाता की जो दवाइयाँ होती है बहुत अच्छे, मैं 22 ईयर्स के प्रैक्टिस में देखे हुए संधिवात के ऊपर तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप लेना ज़्यादा मैं कहूँगी, क्योंकि जितने भी एलोपैथी आप पेन किलर दवाइयाँ लोगे उसमें गैस्ट्राइटिस वगैरह प्रॉब्लम्स होते हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उससे अच्छा आप अगर आयुर्वेदिक दवाई कुछ लेते हैं और उसको 3 से 6 महीना तक आप लगातार लेते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आयुर्वेदिक संधिवात से आते हैं। चलते चलते दे दीजिए। घरेलू टिप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अजवाइन, मैंने देखा हुआ है जॉइंट पेन्स के लिए बहुत अच्छा सहायता देता है। तो जिन्हें बहुत ठंड में खास करके जब जॉइंट पेन होता है तो अजवाइन का आप प्रयोग करके देखिएगा, ये अजवाइन जॉइंट्स के लिए अच्छा रहता है। दूसरा जिंजर का भी सिंपली अगर आप जिंजर का पानी जूस जो होता है वो भी आप इंटरनल इंटेक भी ले सकते हैं, एक्सटर्नली भी आप लगा सकते हैं। यहाँ एरंडी के पत्ते, एरंडी का तेल कम मिलता है, लेकिन अगर एरंडी के पत्ते गरम करके उसके ऊपर एरंडी का तेल लगा के जब जॉइंट्स के ऊपर बांधा जाता है तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाता है। शल्लाकी करके एक आयुर्वेदिक चीज़ है, मेरे ख्याल से उसके ऊपर रिसर्च भी काफ़ी हो चुके हैं और वेस्टर्न मार्केट में ये एक ऐसी दवाई है जो संधिवात के ऊपर खूब जोर से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रूपा जी। जीवन के रंग आयुर्वेद के संग और हमारे साथ हो जाती हैं डॉक्टर प्रिया पंजाबी, काफ़ी अच्छे टिप्स लेकर आती हैं और आज भी मैं इनसे काफ़ी कुछ पूछने वाली हूँ। प्रिया जी धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पर आई हैं आज। थैंक यू। और ये बताइए कि हेयर लॉस की जो बात है हम अक्सर करते हैं, हर एक में होती है और न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे बाल करो तो ऐसे बाल हाथ में आ जाते हैं। आप जब कह रहे हो कि वैसे बाल करो तो हाथ में आ जाता है, मेरे पास लास्ट वीक में एक पेशेंट आई थी जो इतने सारे बाल जमा कर रही थी लास्ट 1 महीने से कि प्रिया जी मेरे इतने बाल जा रहे हैं, और एक साथ उनका एक मतलब वो तो मतलब शॉवर करने से भी डर रही थी और जब भी कोम करने से डरती थी कि मैं जब कोम करूंगी तो मेरे इतने बाल हाथ में आएंगे। तो एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा लोग मुझे करते हैं कि हेयर लॉस जो है कितने बाल रोज के झड़ते हैं, तो आप उसको नॉर्मल कह सकते हैं। अगर आप ओवरऑल बॉडी में आपका जो जैसे नाखून बढ़ते हैं तो हम नाखून काटते हैं, वैसे अगर आपके बाल रोज के 50 से 60-70 बाल तक अगर रोज आपके झड़ते हैं तो वो नॉर्मल कहा जाता है, क्योंकि बालों की भी अपनी एक स्टेज होती है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद उनका जो पतन होता है वो नॉर्मल होता है। तो गिर जाते हाँ हैं। तो जैसे बाल भी पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो गिरते हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल देखेंगे कि आपका क्राउन जो है बहुत ही कम होता जा रहा है, और यहाँ तो कई बार लोगों में एलोपेशिया या चाई जिसे हम कहते हैं चत्ते पड़ जाते हैं, इतना अगर सीवियर आपका हेयर लॉस होता है तो बहुत ही सीरियस बात होती है। और आयुर्वेद में मैं कहूँ हेयर लॉस के ऊपर 100% रिजल्ट्स आज तक निजात हो चुके हैं। आप रिसर्च कीजिएगा, गूगल पे आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हेयर लॉस के ऊपर बहुत अच्छे रिसर्च हो गए हैं और आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ हैं जिन्होंने प्रूव कर चुके हैं कि ये दवाइयाँ हेयर लॉस के ऊपर रिजल्ट आती है। और हमने अपने 22 ईयर्स के प्रैक्टिस में हमने देखा है कि सीवियर से सीवियर एलोपेशिया पे भी मैंने 100% में प्राउडली कह सकती हूँ रिजल्ट दिए हैं और वेरी प्राउडली हम सकते हैं दिस इज़ ऑल थैंक्स टू आयुर्वेदा, जो इतने अच्छी दवाइयाँ जो है हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि पता कीजिएगा कि आपका हेयर लॉस हो क्यों रहा है। कई बार बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, उसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है। कई बार स्ट्रेस फैक्टर तो होता ही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप जाने अनजाने कॉस्मेटिक्स बालों पे लगा लेते हैं, तेल हो, शैम्पूज हो, उससे भी आपका हेयर लॉस हो सकता है। सिंपली कोई एक पेशेंट था जो काफ़ी टाइम से एंटी डैंड्रफ ऑयल और एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही इस्तेमाल करता था, भले वो आयुर्वेदिक था लेकिन फिर भी उसका मैं कह सकती हूँ कि बॉडी उस पर साइड इफेक्ट हो रहा था, उसकी वजह से उनका हेयर लॉस था। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत देखना पड़ता है कि कई बार आयरन डेफिशिएंसी अगर लॉन्ग स्टैंडिंग है तो
उससे भी हेयर लॉस है। तो इंडिविजुअल आप एनालाइज करके देखिएगा कि आपका हेयर लॉस कौन से टाइप में आता है, और अकॉर्डिंगली जब आप आयुर्वेदिक प्रोग्राम हेयर लॉस का 90 डेज का ही रहता है, आप करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। थैंक यू। जीवन के रंग आयुर्वेद के संग लेकर डॉक्टर प्रिया पंजाबी हाजिर हो जाती हैं, और साथ में ऑफकोर्स मैं भी होती हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी कुछ पूछते रहते हैं और आज भी काफ़ी बातें पूछी हैं बहुत ही सीवियर चीज़ों के बारे में। प्रिया जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि फिज़िकल बीमारियां तो बहुत होती हैं और विजिबल भी होती हैं और इनविजिबल भी होती हैं, लेकिन एक विजिबल बीमारी है जो इससे लोग बहुत परेशान हैं। ना दर्द करती है ना कुछ करती है, लेकिन दिखती बहुत बुरी सी है। नाम है उसका सोरियासिस। मेरे को लगा पता नहीं कुछ एक रिडल पूछ रहे हो आप जी। सोरियासिस तो उसके ऊपर जितनी बात करूं उतनी कम है। और ये सोरियासिस जैसे आपने कहा विजिबल होती है, नॉन, क्योंकि कई बार लोगों में सोरियासिस शुरू में अंदर बॉडी में छुपा हुआ रहता है, विजिबल नहीं होता है, तो लोग उसको निगलेक्ट करते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बताता हूँ, अगर एक बार आपको सोरियासिस है और उसे आपने एड्रेस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो ये सोरियासिस, मेरे पास एक पेशेंट आता है, पूरा शरीर, यू नेम इट, एक्सेप्ट फेस की जो इतनी ट्रायंगुलर एरिया है उतनी छोड़ के पूरे बॉडी में उनका सोरियासिस इतना फैला हुआ है कि आज उनको सोरियासिस त्वचा क्या तो है ही, लेकिन ये सोरियासिस आगे चल के सोरियाटिक अर्थराइटिस करके संधियों का जो पेन होता है, जॉइंट्स के जो प्रॉब्लम वो भी क्रिएट करता है। तो सिवियर प्रॉब्लम में है और इन्होंने लास्ट मेरे ख्याल से 20 साल से सोरियासिस शरीर के अंदर है, लेकिन कभी भी उसका केयर नहीं किया, और जब वो बाहर इतना फैल गया कि उसमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो, सोरियासिस एक ऐसी चीज़ है जिसको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पता कीजिएगा कि आपका सोरियासिस किससे ट्रिगर हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। और आयुर्वेदिक जब आप सोरियासिस के लिए ट्रीटमेंट लोगे तो लोकल एप्लीकेशंस और इंटरनल मेडिसिन हो सकता है आपको सिर्फ 3 से 6 महीना लेना पड़े, लेकिन लोकल एप्लीकेशन सोरियासिस का लॉन्ग टाइम तक आपको रखना पड़ता है, ताकि वो त्वचा का थोड़ा सा भी ट्रिगर हो गया, आ गया, तुरंत उसको आपको कंट्रोल तो करना है, क्योंकि दिस इज़ नॉट ओनली द लोकल एक्सटर्नल बीमारी, दिस इज़ अ सिस्टमिक अंदर की ये है। तो स्ट्रेस फैक्टर जो मैंने देखा हुआ है सोरियासिस में बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस रहेंगे, आपके मन के अंदर जितनी अशांति, टेंशन्स रहेंगे, उतनी भागम भाग आप करोगे, उतना आपका सोरियासिस भी बढ़ेगा। खाने पीने के पदार्थ तो होते ही हैं, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ ऐसी रिसर्च हो चुकी है, एक तो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने सिर्फ सोरियासिस के ऊपर ही रिसर्च किए हुए हैं, उनसे हम रेगुलरली संपर्क में रहते हैं। और आयुर्वेद में बेस्ट दवाइयाँ सोरियासिस के पेशेंट्स को मैं देती हूँ, और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हमने बहुत अच्छे रिजल्ट सोरियासिस में देखे हुए हैं। घरेलू उपचार नहीं है? घरेलू उपचार मैं नहीं कहूँ कि आप, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट घरेलू उपचार ये रहेगा कि आप में ड्राइनेस जो है वो बचाना चाहिए। तो आप अवाकाडो हो या जितना भी मॉइस्चर जो होता है खाने के थ्रू जाना ही चाहिए। और एक्सटर्नली घरेलू उपचार में अगर आपके पास नीम है तो नीम वर्क्स वेरी गुड, लेकिन लॉन्ग टाइम तक नीम का भी एक्सटर्नल प्रयोग सोरियासिस को कई बार देखा है कि ड्राइनेस लाता है, तो वो भी देखना पड़ता है। तो सोरियासिस के लिए तो यू हैव टू गो टू आयुर्वेदिक डॉक्टर, और उनके सलाह से प्रॉपर अच्छी तरह से आप एनालाइज करके सोरियासिस का ट्रीटमेंट जरूर कीजिएगा।